सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो उत्तराखंड में अभी तक जितने भी वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसके मैं 2014 से लेके और 2025 तक अभी तक जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ईयर बाय ईयर में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो 2014 से लेके 2025 तक लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2023 में हुआ था, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो वीपीडीओ का वो सितंबर 2025 में होने वाला है। तो इसके बीच जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 2014 से लेके और 2023 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चन मिलने वाले, यानी कि जो एक पेपर होता है उसमें 100 सवाल रहते हैं, तो आपको सारे सवाल भी मिलने वाले और उनके जवाब भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो क्रिस्टल में धनायन व ऋणात्मक द्वारा बना बंध है। तो ये 2014 का पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो क्रिस्टल में धनायन व ऋणात्मक द्वारा बना जो बंध है उसे क्या कहते हैं, वो आयनिक होता है। ठीक है, क्रिस्टल में धनायन व ऋणात्मक द्वारा बना बंध आयनिक होता है। और अगला सवाल है, जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। तो जल में गैस की जो विलेयता निर्भर करती है गैस की प्रकृति पर, तापमान पर भी निर्भर करती है और गैस के दाब पर भी निर्भर करती है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन है, गैस की प्रकृति, तापमान और गैस के दाब पर, तो ये तीनों ऑप्शन सही है और आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस, इन चार यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, कांच, रबड़, प्लास्टिक और शक्कर, तो इसमें बताना है आपको क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो ऑप्शन डी शक्कर क्रिस्टलीय क्या है, ठोस है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु भारी है। तो यहाँ पर जो धातुएं दी गई है उसमें आपको बताना है कौन सी धातु भारी है। ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी Pb, ऑप्शन सी Ra और ऑप्शन डी यूरेनियम यू। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, तो निम्न में से कौन सी धातु भारी है, तो ऑप्शन डी यूरेनियम यहाँ पर भारी है। उसके बाद अगला यहाँ पर सवाल है, निम्न में कौन सा एक पीड़क है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिले, चूहा, रोगकारक और कीट। तो इसमें सही जवाब बताना है कि इनमें कौन सा एक पीड़क है। तो ये तीनों पीड़क है, तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने चार ऑप्शन दिए, हीरा एक तत्व है, ग्रेफाइट भी एक तत्व है, सिलिका भी एक तत्व है, लेकिन ओजोन तत्व नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। तो CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। तो कार्बन का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और O2 है तो इंटू 2। तो ये अब आपको कैलकुलेट करना है, 8 दूना 16, 16 6 22। तो CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है उसकी गणना का एक सूत्र है E=hv, E=hv। तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये भी दिखेगा H=Eb। तो E=hv ये सही जवाब है। और H को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, H=E/v। तो यहाँ पर हमें वो भी दिख रहा है। तो इसमें यहाँ पर जवाब ये दोनों सही होने चाहिए। अब आयोग यहाँ पर अगर इस वाले को सही मान के चलेगा तो ये भी सही है, इस वाले को सही मान के चलेगा तो ये भी इसी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जवाब सही है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। अगला जो प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बनता है। तो NaCl जो क्रिस्टल है ये बनता है सोडियम प्लस आयन के साथ, और जो क्लोरीन है यहाँ पे वो नेगेटिव आयन के साथ बनेगा। तो Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन के साथ NaCl बनेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, काफ़ी बेसिक सवाल है। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। LED का पूरा नाम क्या होता है। तो LED का पूरा नाम है
लाइट एमिटिंग डायोड। तो पहला ऑप्शन जो है आपका है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है सीसीटीवी का पूरा नाम। तो सीसीटीवी जो है आप लोगों ने घरों में भी देखी होगी। तो सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सीसीटीवी की फुल फॉर्म। अगला जो सवाल है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो मुख्य उपयोगी पदार्थ है उसको सिलिकॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस ऑक्सीक्लोराइड का पीएच अधिकतम है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaCl4। तो यहाँ पर किस ऑक्सीक्लोराइड का पीएच अधिकतम है? तो NaClO का जो ऑक्सीक्लोराइड है यहाँ पर ये है, इसका पीएच सबसे अधिक होता है इन चारों में से। NaClO का जो पीएच है वो अधिक होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है। तो सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, NaCl इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघटय कौन सा है? NaCl। और जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। ओजोन परत का क्षरण ये भी इसका एक कारण है। प्रदूषण ये भी इसका कारण है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? तो सौरमंडल में जो ग्रहों की गति होती है कोणीय संवेग संरक्षण के, यहाँ पर ये एक उदाहरण है। तो सौरमंडल में ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होता है? तो 2/5। तो गोले की जो घूर्णन एवं स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का अनुपात रहता है 2/5 होता है। पृथ्वी से वायुमंडल किस प्रकार संबंध रखता है? तो पृथ्वी से वायुमंडल का संबंध है गुरुत्व के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है और चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो, अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पे भी जो द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा, यानी कि m ही रहेगा। अगर भार यहाँ पर पूछा जाता, अगर यहाँ पे भार लिखा होता तो यहाँ पर पृथ्वी पर अगर भार m है तो चंद्रमा पे पृथ्वी के 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर उस प्रकार फिर होना था m/6। और यहाँ पर लेकिन द्रव्यमान वो बताया गया द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान m ही रहेगा। वो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, पृथ्वी में जो है वही आपका चंद्रमा की सतह पर होगा। लेकिन अगर भार पृथ्वी पे कुछ और है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी m यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो इसमें आपको सही जवाब देना है। तो कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा, तांबा, क्वार्ट्ज और लकड़ी। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अत्यधिक जो प्रत्यास्थ यहाँ पे पदार्थ है वो क्वार्ट्ज है। और तनी हुई रबर में क्या होती है? तो तनी हुई रबड़ में होती है बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा तनी हुई रबर में होती है। तो तनी हुई जो रबड़ है उसमें क्या होती है? बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा तनी हुई रबर में होती है। और द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है ताप के साथ बढ़ता है। द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या करता है? ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। और एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण, देखो, एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा अगर स्पर्श कोण क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि अधिक कोण है। अगर स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो जो द्रव है वो ठोस के सतह को गीला नहीं करेगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा को कहते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु का परावैद्युत है। तो धातु का जो परावैद्युतक है वो अनंत होता है। ठीक है। धातु का परावैद्युतक अनंत है। ठीक है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है स्टील। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है स्टील। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। और निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? वो है जर्मेनियम। तो अगर ताप बढ़ेगा तो जर्मेनियम का प्रतिरोध घट जाता है। ईसीजी को किस लिए उपयोग किया जाता है? तो हृदयघात के लिए उपयोग किया जाता है, हृदय अवरोध की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो माइको बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो माइको बैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, माइको बैक्टीरिया। और नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक उपयोग से बच्चों में मीथेमोग्लोबिनीमिया हो जाता है। मीथेमोग्लोबिनीमिया, नाइट्रेट उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से बच्चों में यह रोग उत्पन्न हो जाता है, मीथेमोग्लोबिनीमिया। और पौधों में मियोसिस पाया जाता है। तो पौधों में जो मियोसिस है वो एंथर में पाया जाता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में मियोसिस एंथर में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को क्या कहते हैं? तो दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को क्या कहेंगे? कलम ही कहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक एवं एक बीज पत्री बीज है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक एक बीज पत्री बीज है। तो वो है आपका एलिजिमा। एलिजिमा आपका क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक एक बीज पत्रियाँ बीज। और छुई मुई की पत्तियों का छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पादप गति है? तो छुई मुई की पत्तियों का छूते ही मुरझाना यहाँ पर एक कंपानुकसन गति का एक यहाँ पर क्या है इसका प्रकार है। तो यहाँ पर छुई मुई की पत्तियों का छूते ही मुरझाना किस प्रकार की ये पादप गति है? तो ये कंपानुकुचन गति है। अगला प्रश्न है, काली मिर्च क्या है? तो काली मिर्च एक बेल है, लेकिन किन्हीं किन्हीं सोर्सों पर झाड़ी भी इसका बताया गया, लेकिन सही जवाब जो होगा काली मिर्च क्या है? एक बेल है और ये बेल के रूप में वृक्ष पर फैलती है। ठीक है, जो झाड़ी ऑप्शन यहाँ पर बताया गया तो वो गलत हो जाएगा और सही जवाब होगा काली मिर्च क्या एक बेल है। प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस कौन सी होती है? काफ़ी सिंपल सवाल था। प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है जो पौधे अवशोषित करते हैं। किसकी पहचान के लिए आयोडीन परिशिक्षण उपयोग करते हैं? तो आयोडीन जो परिशिक्षण यहाँ पर करते हैं किसकी पहचान के लिए? कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए करते हैं। ठीक है, आयोडीन जो परिशिक्षण होता है कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए होता है। और किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? तो विटामिन सी के द्वारा घाव ठीक होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, विटामिन सी के द्वारा घाव ठीक होता है। 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है? देखो 4 कक्षीय हृदय स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मगरमच्छ में भी 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, लेकिन जो सांप होते हैं यानी कि सर्प उनमें 4 कक्षीय हृदय नहीं पाए जाते हैं। और यदि रक्त से कोशिकाएं ही हटा दी जाए तो शेष द्रव क्या होगा? तो रक्त से अगर कोशिकाएं हटा दी जाती है तो जो शेष द्रव होगा वो आपका प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड संवेग का क्या है? मात्रक है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऊष्मा की चालकता गुणांक की विमाएँ क्या है? तो ऊष्मा की चालकता गुणांक की विमाएँ है ml/T-3 K⁻⁻1। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मा की चालकता गुणांक की विमाएँ ml/T-3 K-1, इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको ये सॉल्व करना। मैं यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे घर में बैठ के अपना आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर सॉल्व करने में बैठूंगा तो काफ़ी लंबा यहाँ पर ये वीडियो बन जाएगी। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और फिर तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसका विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी ये साइड हो गई ईस्ट, ये साइड आपकी हो गई वेस्ट, ये साइड आपकी नॉर्थ हो गई और ये आपकी साउथ हो गई। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर के लिए जाता है, 10 मीटर उत्तर के लिए जाता है और उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है और उसका विस्थापन कितना होगा? तो यहाँ पर ए इसको मानना, बी और फिर सी, फिर इसको यहाँ से और यहाँ का इसका विस्थापन निकालना है। तो यहाँ पर आपका पैराथेसिस जो पर में वहाँ पे सूत्र लगता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करना है। ये 10 है और ये आपका 20 है
तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देनी है। आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो 22.5 निकल जाएगा। 22.5 आपका सही जवाब यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व आउट कर लीजिए। एक कार उतलाकर पुल से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वह कौन सा होगा? तो एक कार उतलाकर पुल से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वह कौन सा होगा? तो इसमें वो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और आप लोग इस वाले क्वेश्चन को चेकआउट कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न में से किसको व्यक्त करता है? तो न्यूटन का प्रथम गति का जो पहला नियम है वो सभी को पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जड़त्व के नियम को व्यक्त करता है। यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होता है? 1/r। तो यहाँ पर जो कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यदि रेखीय वेग नियत रहता है, रेखीय वेग नियत रहेगा तो कोणीय वेग क्या होगा, किसके समानुपाती होगा? 1/r के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये तो सभी को पता होगा ही। और पहला युद्ध और दूसरा युद्ध भी आप लोगों को पता होना चाहिए कब लड़ा गया था। तो तीसरा युद्ध यहाँ पर पूछा गया है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और आदित्य जोशी विश्व का जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो आदित्य जोशी जो है ये बैडमिंटन खेलता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन का ये नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, आदित्य जोशी। और वर्ष 2014 के शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में संपादित हुए? तो 2014 यानी कि 2014 में ये पेपर बना था, तो उसके हिसाब से करंट अफेयर के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2014 को जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो सोची या फिर सांची शहर में ये हुआ था। सोची या फिर ऐसा सांची, इस प्रकार उस शहर का नाम है। आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। तो 2014 का जो शीतकालीन ओलंपिक शहर है वो सोची में हुआ था। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है WWW का पूरा नाम क्या है? तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी खोज किसने करी थी? टिम बर्नर ली ने इसकी खोज करी थी 1989 में। तो WWW का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये सभी को पता है। प्रथम भारतीय कौन है? तो वो जिनको भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर CV रमन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जी का जो धाम है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये सभी को पता है, इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगा खां जो कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो ये जितने भी यहाँ पे डोमेन नेम दिए गए हैं .com .gov .net, अगर .in दिया होगा यानी कि इंडिया में यहाँ पर ये डोमेन नेम चलता है। और ये जो तीनों हैं ये तीनों यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। विस्तृत रूप इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप जो था उसका निर्माण अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है आपका 5 जनवरी को। तो नेशनल वोटर्स डे आपका कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे आपका 5 जनवरी को मनाया जाता है। और पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? तो पंखनुमा वर्तिकाग्र पाया जाता है गेहूँ में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और बीज का जो बीजाणु द्वार होता है माइक्रोपाइल किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? तो परागकण के प्रवेश के लिए सुगम होता है। तो बीज का जो बीजाणु द्वार है किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? परागकण के प्रवेश के लिए सुगम होता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत में अविस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जो भारत में स्थापित हुआ? वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में स्थापना हुई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम? देखो उस वक्त का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम अगर पूछा जाएगा तो संपूर्ण सिंह कालरा इनका वास्तविक नाम है। गुलजार का वास्तविक नाम क्या है?
संपूर्ण सिंह कालरा। निम्न में से उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष है, तो 2014 का पूछा गया, तो 2014 में जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे। और इस टाइम पूछा जाएगा तो इस टाइम है रितु खंडूरी भूषण। ठीक है, 2025 में जो है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है, लेकिन 2014 के हिसाब से गोविंद सिंह कुंजवाल जी 2014 में विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। तो फरवरी 2014, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो फरवरी 2014 में जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था, ये 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में लगा था और ये जालंधर में लगा था। तो जालंधर यहाँ पर से कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, और भटवारी एवं मोरी तहसील किस जनपद में? तो भटवारी और मोरी जो तहसील है वो उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, और आपकी जो तहसीलें हैं, तहसीलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 110 आपकी तहसील है। अगर विकासखंड ये पूछेगा तो विकासखंड की संख्या कितनी है? 95। अगर जिलों की संख्या पूछेगा तो जिलों की संख्या कितनी है? 13। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया थाइटल, सर फ्रैंक थाइटल ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का जो आविष्कार किया, जेट इंजन का आविष्कार किया है सर फ्रैंक थाइटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। ये आप लोग याद रख लेना, सर फ्रैंक थाइटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अगला जो प्रश्न था, उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद गरुड़ एवं कपकोट ब्लॉक विकासखंड किस जनपद में? तो गरुड़ और जो कपकोट ब्लॉक है ये आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। 95 ब्लॉक है, तो सबका एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना कौन सा ब्लॉक किस ज़िले के अंतर्गत है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से लेना। तो गरुड़ और कपकोट जो ब्लॉक है ये आपके बागेश्वर जनपद में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी काफ़ी सिंपल सवाल था। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? आलू है और कीड़े मकोड़े। और लोफोफोरस सिम्पीजिनस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है? आपको मुझे बताना है कमेंट में, यस और नो करके बताना है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कभी 9 नवंबर 2000 को, जब हमारा जो राज्य है उत्तरांचल बना उसी वक्त उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हमारा यहाँ पर अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले और कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिलों में आपको यहाँ पर देखना है कौन सा मंडल स्थित नहीं है। तो चमोली है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है। तो बागेश्वर जो यहाँ पर जनपद है ये आपके कुमाऊं में आता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बागेश्वर। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या? तो देखो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा है वो हिंदी है और दूसरी है संस्कृत। तो संस्कृत को कब मान्यता मिली? 2010 में संस्कृत को मान्यता मिली थी। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो माना दर्रा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जिले में माना दर्रा? तो ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ में निम्न में क्या स्थित है? तो पिथौरागढ़ में धारचूला भी पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी भी पिथौरागढ़ में और मूनाकोट भी पिथौरागढ़ में। तो ये सारी जो जगह यहाँ पर दी गई है ये सारी पिथौरागढ़ में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी के नाम से, गुरुदेव के नाम से, गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल और फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल का दर्जा मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें? तो काफ़ी सिंपल है। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की 3 सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की पूछेगा तो लोकसभा की 5 सीटें। ठीक है, और उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? तो देखो अनुसूचित जनजाति पूछी है, यानी कि एसटी कास्ट के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो एसटी की कितनी सीटें उत्तराखंड में? 2 ही सीटें। कौन कौन सी? एक आपके चक्राता है और एक आपकी नानक मत्ता है। चक्राता देहरादून और नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर में आता है। बाकी 13 आपकी एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की कितनी सीटें? 13। अनुसूचित जनजाति की 2। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे जो आरक्षित सीट है वो उनकी संख्या टोटल कितनी है? 15 है, जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति की है और 13 आपकी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक है वो है मुस्लिम। ठीक है, और कटारमल मंदिर किस देव से संबंधित है? तो कटारमल जो मंदिर है ये सूर्यदेव से संबंधित है।
और पौड़ी में जो शहीद मेला लगता है किसने प्रारंभ किया था? तो भवानी सिंह रावत जी ने पौड़ी में जो शहीद मेला लगा था उसको प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भवानी सिंह रावत जी ने। और नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, तो नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है तो आपको ये बताना है। तो नंदप्रयाग में ही मिलती है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भगवान महावीर की माता कौन थी? तो भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और भगवान महावीर ने जो अपने यहाँ पर उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। और भगवान बुद्ध ने उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और आगे जो ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अब काफ़ी मुश्किल है, ऐसे तो बनते नहीं है, लेकिन आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार के वहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे सन 2014 में। तो अब इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी मुश्किल है कि ये बनेंगे। तो हम आगे बात करेंगे 92 से। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? तो आकाश पाताल का अंतर होना इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर 93 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख होना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है। कमला भी सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा पाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ऐशा का पर्यायवाची क्या? तो ऐशा का पर्यायवाची होगा इच्छा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो है आदरणीय। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में आपकी आ जाएगी विसर्ग संधि। तो ये आपको पता होना चाहिए तपोवन में कौन सी संधि है। तपोवन में विसर्ग संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में? तो द्वंद्व समास की पहचान आप लोग कैसे करते हैं? जहाँ पर ये निशान आपको दिखेगा तो अधिकतर वहाँ पर जो शब्द रहते हैं उनमें द्वंद्व रहता है। तो जैसे माता और पिता, यानी कि और ऐसे आना चाहिए, माता और पिता, पाप और पुण्य। तो यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो यह पाप और पुण्य। यहाँ पर आपको जहाँ पर डैश दिखेगा तो अधिकतर जो यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं उनमें द्वंद्व समास रहता है। तो इसकी ये पहचान होती है पाप और पुण्य, और बीच में वहाँ पर आएगा माता और पिता। तो यहाँ पर वो द्वंद्व समास होते हैं। तो ये द्वंद्व समास की पहचान करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखेगा, जैसे योजक चिन्ह होता है उस प्रकार का चिन्ह आपको दिखेगा। तो वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाता है। और द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ कौन सी है? तो द्वार में दो धन, दो धन, आ धन, रो धन, ओ। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दो पहले है फिर दो है फिर। तो बी वाला देखना, दो धन, आ धन, रो धन, ओ। हाँ, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो द्वार, द्वार की जो ध्वनियाँ होंगी दो धन, आ धन, रो धन, ओ, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है। बाकी जो यहाँ पे मैथ्स वाले रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे हिंट दे दी थी, और आप लोग अच्छे से उनको सॉल्व आउट कर लीजिए। और 100 क्वेश्चन आप लोगों ने 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूरे कर लिए। और अब हम जो यहाँ पर 2014 के बाद 2016 में हुआ था पेपर, तो 2016 हम जल्द लेके आएंगे। फिर 2018 है, फिर 2021 है, और फिर 2023 है। तो यहाँ पर 2021 वाला हुआ था उसमें 3 पालियों में पेपर हुआ था, तो उसमें 3 सेट रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपनी तैयारियाँ अच्छी रखिए और बाकी लगे रहिए मेहनत करने में। और आपने 2014 का पूरा पेपर सेट कर दिया। बाकी अगर आप लोग फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो जो QR कोड हमने आपको दिया था उस पर आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हो।